नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं और एक ऐसे मेहमान से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं जो कि अपने पूरे सरकारी नौकरी में उस बुराई के खिलाफ संघर्ष करते रहे और संघर्ष के दौरान उनको प्रशासनिक तौर पर कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से, अपने वर्किंग स्टाइल से, अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया और एक लंबे समय तक सरकारी सेवा में वरिष्ठतम पदों पर कार्यरत रहने के बाद वे अब सेवानिवृत्त हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में उनके संगठन की शाखाएं हैं और वे जब नौकरी में थे तब भी और सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार अपने उन्हीं उसूलों को लेके, अपने सिद्धांतों को लेके, अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी को लेके अभी भी उतना ही सक्रिय हैं, उतना ही कार्यरत हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री विजय शंकर पांडे जी का। श्री विजय शंकर पांडे जी एक वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं और उनकी अभी 2 किताबें आई हैं, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। जब वे लोग नौकरी में थे तो आईएएस कैडर, जो माना जाता है कि समाज का सबसे प्रबुद्ध कैडर, एलीट कैडर माना जाता है, उसको हर तरह से संवैधानिक प्रोटेक्शन हासिल है। उस कैडर में रहते हुए उन्होंने महसूस किया था कि समाज के बाकी कैडर की तरह, बाकी सेवाओं की तरह आईएएस कैडर में भी भ्रष्टाचार बिल्कुल अपनी जड़ जमा चुका है और उन्होंने उस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक मुहिम शुरू की थी और उस मुहिम के तहत उन्होंने उस कैडर के 3 महाभ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए वोटिंग भी कराई थी अपने आईएएस कैडर के अधिकारियों के साथ मिलकर। तो आज मैं उन्हीं सब आंदोलनों के बारे में उनसे बात करूंगा, उनकी किताब के बारे में बात करूंगा और किस तरह से उन्होंने नौकरी में रहते हुए इतना जोखिम भरा कार्य अपने हाथ में लिया और उसको अंजाम तक पहुंचाया। पांडे जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। पहला सवाल तो यही कि बहुत सारे सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद किताब लिखते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने की अपील करते हैं, लेकिन आप तो नौकरी में रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे, आंदोलन चलाए, रिफरेंडम कराया और 3 महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया गया वोटिंग के जरिए, बैलेट के जरिए। तो इस तरह की मुहिम चलाने से लेके और उनका रिफरेंडम करा के, उनका वोटिंग करा के, उनको आइडेंटिफाई करने तक की जो जर्नी रही वो किस तरह की रही और उसमें आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इसलिए कि आपने बहुत विस्तार से इस का परिचय, मेरा परिचय दिया और पुस्तक के बारे में बताया। देखिए, सरकारी सेवा में जब मेरा आईएएस सेवा में चयन हुआ, उसके बाद जब पहली नियुक्ति हुई, उसमें कुछ ही दिन बाद मुझे यह अनुभव होने लगा कि हमारे प्रशासन तंत्र में सबसे ज़्यादा जिस पर ध्यान दिया जाता है वो ये कि शक्तिशाली लोग, मजबूत लोग, राजनीतिक रूप से सक्षम लोग या धनाढ़ लोगों के हितों के विपरीत न जाइए। ये मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक अधिकारी जो मेरे वरिष्ठ था, जो ट्रेनिंग के दौरान भी यही ट्रेनिंग देता था कि देखो भाई, काम करने को बहुत है यहाँ पर और हमारे देश बड़ा गरीब है, हमारी जनता की बड़ी समस्याएं हैं, तो समस्याओं के समाधान के लिए पूरी मेहनत की जाए, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि ये बड़े बड़े इंटरेस्ट जो है, बड़े जो मजबूत लोग हैं, इनके हितों के विपरीत मत जाओ, क्योंकि अगर जाओगे तो ये जल्दी ही मुखर हो जाएंगे और आपको वहाँ से हटवा देंगे और फिर आप जो अच्छा काम कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। विशाल जी, मुझे ये तर्क कभी भी मेरे गले के नीचे नहीं उतरा और आज भी
इतने वर्षों के बाद भी, सेवा करने के बाद भी कभी न उतरा। ये कैसे हो सकता है कि गलत चीज़ों का विरोध किए बिना कुछ अच्छा किया जा सकता हो? जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा, शुरू से ही ये लगने लगा कि हमारे प्रशासन में भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक व्याप्त है। वो जनता के सामने बहुत कम आता है। जनता को आज जो जानकारी है भ्रष्टाचार के बारे में, ये सब उतनी जानकारी जितना उसका संपर्क से ये सरकारी तंत्र से पड़ता है। लेकिन जो हमारा तंत्र बहुत बड़ा है और जो कुछ भी अंदर गलत हो रहा है उसकी शायद ही कोई छोटी मोटी जानकारी कभी जनता के सामने आती हो। यह देख के मुझे बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य होता था कि आखिर हम लोग इतनी बड़ी सेवा में आने के बाद, जहाँ पर सारा प्रोटेक्शन है, जैसा कि आपने बताया, इतना सम्मान है, तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मुझे शुरुआत से ही लगने लगा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे, जहाँ तक मेरा कार्य क्षेत्र था, मैंने इस फिलॉसफी को कभी नहीं माना कि बड़े लोगों को और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लोगों को बिल्कुल टच नहीं किया जाए। मेरे हाथ में, मेरे दायित्व में जो भी आता था सही ढंग से करने का मैंने प्रयास किया। लेकिन कुछ वर्षों बाद ये साफ हो गया था कि ये करने पर एक ही परिणाम निकलता है, कुछ समय बाद आपको किनारे कर दिया जाता है और जो काम चल रहा है वो चलता रहता है। तो मिश्रा जी, ये शुरुआती दिनों से ही ये दृश्य एकदम साफ था कि हमारे प्रशासन तंत्र में सही गलत से ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हम अपने एक्शन से, सरकारी नीतियों के अनुपालन से, कानून के अनुपालन से किसी बड़े ताकतवर और राजनीतिक रूप से सक्षम व्यक्ति का तो नहीं नुकसान करने जा रहे हैं, और अगर करने जा रहे हैं तो अधिकांशतः सलाह यही दी जाती थी कि ये मत करो, करने को और भी बहुत है, उस काम में लगे। लेकिन जब आप नौकरी में थे तब आप लोगों ने शुरू किया था जो मुहिम भ्रष्ट लोगों को आइडेंटिफाई करने का अपने ही कैडर के, तो उस समय पूरी तरह से आपका कैडर दो खेमों में बंट गया था और आपके कैडर के जितने बड़े अधिकारी थे जो उस समय के मुख्यमंत्री के या तो कोर टीम में थे, उनके सचिवालय में थे या उनके करीबी माने जाते थे, वो ज्यादातर लोग आपके इस मुहिम के खिलाफ थे। तो आपने उस स्थिति में किस तरह से अपने साथ के अपने कैडर के लोगों को कन्विंस किया और किस तरह से उन बड़े अधिकारियों के विरोध को दरकिनार करते हुए वोटिंग तक पहुंचाया इस पूरे मुहिम को? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे संक्षेप में? वाशिम जी, जब 8-9 साल 10 साल मुझे सेवा में हो गया तो मुझे लगा कि ये सिर्फ अपने स्तर पर ही काम करते रहना और अपने स्तर पर ही गलत ना करना और ईमानदारी से रहना, ये काफ़ी नहीं है। जो कुछ अगल बगल हो रहा है उसके बारे में भी कुछ किया जाना चाहिए। तो मैंने शुरू में अपने साथ के सहयोगियों से जो समान विचारधारा के थे, जो ईमानदारी से नौकरी कर रहे थे, सर्विस में काम कर रहे थे, उन सबों से मैंने इंडिविजुअली मिल कर बात करना शुरू किया कि भाई ये क्या हो रहा है, हम लोग चुपचाप क्यों देख रहे हैं इसको, इधर कुछ किया जाना चाहिए। तो वाशिम जी, सामान्यतः सभी ने कहा भाई बात तो सही है, बहुत गलत हो रहा है, कुछ किया जाना चाहिए। मिश्रा जी, ये बात चर्चा करते करते एक बात पे सहमति बनने लगी कि जो कुछ हो रहा वो ठीक नहीं है और इस पर कुछ किया जाना चाहिए। समस्या जो थी सबके सामने हुई था कि आखिर किया क्या जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे प्रशासन तंत्र में कानून का राज के नाम पर जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कानून सिर्फ कमजोर लोगों के लिए लागू हो रहा है। अमीर, मजबूत, राजनीतिक रूप से मजबूत लोगों के लिए कानून की व्याख्या कुछ और अलग हो जाती है। जो कहा जाता है, जैसे आप मुझे चेहरा दिखाइए उसी के अनुसार मैं आपको कानून बताऊंगा। अगर मजबूत आदमी है तो उसके लिए कानून कुछ और, कमजोर आदमी तो कानून कुछ और। इस चर्चा को शुरुआत में हमने इंडिविजुअली लोगों से मिलकर किया, उसके बाद समूहों में, छोटे छोटे समूहों में 3-3, 4-4 लोगों के बीच से बैठकर हम लोगों ने जब बातचीत शुरू की और इस पर एक तरह से जिसे कहते हैं आम सहमति बनी कि हाँ, कुछ किया जाना चाहिए। इसको करने में वाशिम जी हम लोग को 2-3 साल लग गया। करीब ये बात है 92-93 तक आते आते इस बात पे सहमति बन गई थी कि कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन ये किसी को नहीं तब तक जानकारी थी, या जिसके कहते हैं यह नहीं समझ में आ पाया था आखिर किया क्या जाए। अंत में ये विचार आया कि इस विचार को ही जनता के साथ, ये हमारी जो सर्विस के काडर के लोग हैं, इनके सामने पहले रखा जाए।
देखिए, हम लोगों की सोच में उस समय ये था कि आईएएस सर्विस सबसे बड़ी सर्विस चूंकि है, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसकी बनती है देश के प्रति कि वो सेवा के अंदर और प्रशासन में व्याप्त कमियों को दूर करने की कोशिश करे, क्योंकि सबसे सशक्त सेवा का सदस्य होने, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन जो संविधान का एक्सरसाइज करने के कारण मूल दायित्व इस सेवा के सदस्यों का, आईएएस सेवा के सदस्यों के बनता है कि वो आगे आकर जो प्रशासन में और शासकीय तंत्र में जो भ्रष्टाचार और दायित्वशीलता विहीनता दिख रही है, उस पर कुछ किया जाए। इस चीज को लेकर फिर ये विचार आया कि इसको जो सर्विस के लोग हैं उनके बीच में इस विचार को कॉन्क्रीट ढंग से प्रस्तुत किया जाए। तो मैंने सबसे पहला पत्र जो वर्ष 1994 में मास्टर जी मैंने लिखा, उसमें यही लिखा, तो छोटा संक्षिप्त पत्र था। मेरी जो पुस्तक है ये सारे पत्र उसमें शामिल किए गए हैं, जहाँ से शुरुआत हुई और जैसे से बात की गई है। जो पहला पत्र मैंने लिखा उसमें सिर्फ यही कहा कि भाई आप सब लोग अंदर इस व्यवस्था में काम कर रहे हैं, आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर कानून के राज के नाम पर कानून का राज नहीं चल रहा है, मनमाना राज चल रहा है कि जैसे ही सशक्त व्यक्ति जो चाहता है उसको किया जाना जरूरी हो जाता है, चाहे वह कार्य कानून नियम के कितना भी विपरीत क्यों न हो। और ये बात भी साफ हो गई है कि कई लोग एक धुर बेईमान हो गए और वो खुलेआम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोकता नहीं, बल्कि उनसे लोग भयभीत होना शुरू हो गए। मिश्रा जी, उस समय कम से कम 2-3 दर्जन ऐसे अधिकारी स्पष्ट रूप से इंगित किए जा सकते थे, आईएएस अधिकारी जो निहायत भ्रष्ट थे और जिनके बारे में सबको पता था कि बहुत भ्रष्ट है, लेकिन राजनीतिक सत्ता जो थी उन्हें सबसे ज्यादा लाइक करती थी, सबसे ज्यादा पसंद करती थी और उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रखा था। जैसे कि आप स्वयं आप कह रहे हैं, कभी कोई मुख्यमंत्री का सचिव बना रहता था, कोई गृह सचिव बना रहता था, कोई गन्ना विभाग का सचिव, जो महत्वपूर्ण पद है उनमें इरिगेशन पीडब्ल्यूडी विभागों में कौन लोग बैठते थे? जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग रहते थे। ये आम राय थी कि ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मिश्रा जी, दुखद ये है कि जब आप विभाग का मुखिया जो प्रमुख सचिव जो होता है, अगर वो बेईमानी करने लगे तो नीचे के अधिकारियों से आप कोई अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो भी ईमानदारी करें। क्यों? उसके लिए ईमानदारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए संघर्ष करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही महसूस किया कि सिर्फ ईमानदारी से नौकरी करने की स्थिति भी मुश्किल होती जा रही थी और जो भी लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे उन्हें या तो गैर महत्वपूर्ण पदों में भेज दिया जाता था या उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती थी। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ और जो भी लोग ऑनेस्ट थे और सही ढंग से काम करे उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो इस पत्र को लिखने के बाद जो है वो ये जो इशू था वो कुछ लोगों की चर्चा से बाहर पूरे की आईएएस कैडर के बीच में आ गया। करीब 550 अधिकारी उस समय आईएएस सर्विस में हुआ करते थे प्रदेश कैडर में। उन सभी को ये पत्र मेरे दस्तखत से भेजा गया और इसमें यही बात उठाई गई कि भाई ये स्थितियां हम लोग देख रहे हैं, तो इस पर कुछ किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, ये विचारणीय है और इस पर अपना अपना मत दीजिए। मिश्रा, इसके बाद जो है थोड़ा बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया और लोगों ने बहुत संख्या में तो ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी संख्या में लोगों ने पत्र लिख के कहा कि हाँ भाई बहुत अच्छा विचार है, इस पर कुछ किया जाना चाहिए और लोगों ने अपना सहयोग इस प्रकार के प्रयास के साथ देने की बात कही और यहीं से जो आंदोलन था, जो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम थी, उसकी शुरुआत हुई। इसके बाद जब ये रिस्पांस आए तो फिर हम लोग मिले, आपस में बैठे, जो लाइक माइंडेड लोग थे, जो लोग ईमानदार थे, जो लोग कुछ बदलाव चाहते थे, जो इस कैडर में भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा खुलेआम धन वसूली को देखकर बहुत दुखी थे और कुछ करना चाहते थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। देखिए, ये प्रश्न सब लोगों के मन में आएगा कि आखिर इन सब बातों को जो राजनीतिक सत्ता को क्यों नहीं बताया जाता था। तो मैं आपको आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस बारे में बहुत कोशिश की गई कि राजनीतिक सत्ता को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को ये बताया जाए साहब ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन विश्वास मानिए सब लोग इसको दरकिनार कर देते थे। 3 महाभ्रष्ट, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की खुली कहानी है। मैंने जब से प्रशासनिक सेवा में इंटर किया तब से मैं हमेशा देखता रहा
कि हमारे प्रदेश में जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक घुन की तरह चाट रहा है, लेकिन कोई भी इस बात पर न तो ध्यान देता है न इस बारे में कोई चर्चा करता है। कुछ वर्षों तक यह देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ किया जाना चाहिए, और जो आत्मशुद्धि का कार्य हम लोगों ने IAS सेवा के अंदर जो प्रशासन की सबसे ऊपर की सेवा है उसके बारे में प्रारंभ किया, या उस पूरे इस अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ तैयार किए गए अभियान और उसको किस तरह से प्रशासन में भ्रष्टाचार दूर किया जाए उसके बारे में जो किया गया उसकी एक संक्षेप में कहानी है। यह पूरी तरह से सच पर आधारित है और यह प्रदर्शित करती है कि जो भी स्थितियां आज वर्तमान में हैं, अगर उसको मिलजुल कर प्रयास किया जाए तो सब कुछ बदला जा सकता है। और हमारे देश में जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त मुहिम नहीं चलाई जाएगी, प्रशासन के अंदर से और प्रशासन के बाहर से, जनता के सहयोग से, तब तक देश और प्रदेश का विकास संभव नहीं है। यह कथानक उसी पर आधारित है। मुझे आशा है कि आपको यह पुस्तक बहुत रुचिकर लगेगी और यथार्थ से आपका रूबरू सामना कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से महाभ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित करने में काफी जद्दोजहद करना पड़ा, और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट उस समय के मुख्यमंत्री को दी गई तो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के बजाय यह कह के उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की कि संबंधित चिन्हित अधिकारियों के विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं है। उसके बाद एक आयोग का भी गठन, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के जरिए भी कोशिश यही थी कि उन तीनों भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करना पड़े। मैं पांडे जी आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या जो 3 चिन्हित अधिकारी थे उनके नाम श्री AP सिंह, सुश्री नीरा यादव और ब्रजेंद्र यादव थे? जी बिल्कुल सही, आप सही जी। और जो 3 सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स थे जिनके टेनोर में इस पूरी कवायद को अंजाम दिया गया, लॉजिकल एंड तक पहुंचाया गया, वे कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सिंह थे जी। और क्या ये भी सच है कि इन तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने टेनोर में बजाय कि इन तीनों भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई करने के, इन लोगों ने इन तीनों अधिकारियों को अपने अपने तरीके से शेल्टर दिया, पैट्रोनाइज किया और बेहतर पोस्टिंग दी? इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बताएं। देखिए मिश्रा जी, जब ये पूरी कवायद की गई और 3 महाभ्रष्टों का चयन वोटिंग के माध्यम से पूरा हो गया, तो हम लोगों ने ये तीनों नाम चिट्ठी लिखकर मुख्य सचिव को दे दिया कि अब आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हम लोग की मांग थी भाई इनके खिलाफ CBI जांच आप करिए, इनके जो असेट्स जो बनाए गए उन सब कार्रवाई करिए और इनको दंडित करिए। लेकिन कुछ समय तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग फिर एक डेलीगेशन मिला चीफ सेक्रेटरी से जाकर मुख्य सचिव से कि साहब ये कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, 3-4 महीने व्यतीत हो गए। तो मुख्य सचिव ने कहा भाई आप क्या कार्रवाई क्या करें, आप लोगों ने किसी का नाम तो बताया नहीं। मतलब ये सुनकर हम लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस चिट्ठी को जिसमें सभी के नाम लिखे हुए थे तीनों महाभ्रष्ट अधिकारियों के, उसको मैं खुद देने गया था। तो हम लोगों ने तुरंत वो चिट्ठी निकाली, उनको दी सामने, तो उन्होंने कहा भाई ये चिट्ठी तो हमें मिली नहीं। कहने का मतलब मिश्रा जी कि ये हालत थी कि चिट्ठी जो दी गई वो गायब कर दी गई, उसकी जगह ऐसी चिट्ठी रख दी गई जिसमें किसी के कोई नाम नहीं थे। फिलहाल जब चिट्ठी दी गई उस पर सब लोगों ने कहा भाई यही चिट्ठी थी, यही 3 लोग थे। तब जो है मुख्य सचिव ने कहा कि ठीक है अब हम आगे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जब बात की कुछ दिन बाद हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में गए, वहाँ के अधिकारियों से मिले। वो अधिकारी तथा कथित रूप से बड़े साफ सुथरे कहे जाते थे। उन्हीं का उनका भी उत्तर यही कि भाई कैसे हो सकता है चुनने से, इनके खिलाफ साक्ष्य कहाँ है। हम लोगों ने यही कहा भाई साक्ष्य तो लेके आप बैठे, उनकी फाइलें खोलो ना नियुक्ति विभाग में और विजिलेंस डिपार्टमेंट में, सबके खिलाफ शिकायतें भरी, उनकी जांच करा दो बस। नहीं ऐसे कैसे होता है। जो वो लोग बोल रहे थे वही बात तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता में यही कह दिया। जब प्रेस वालों ने पूछा कि साहब आप कार्रवाई कुछ क्यों नहीं कर रहे, 3 लोगों को एक IAS कैडर ने वोटिंग करके महाभ्रष्ट चुना और आप कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। तो उन्होंने कहा भाई इनके खिलाफ साक्षी नहीं कोई। हम लोगों ने वास्तव में सिर पीट लिया कि भाई ये कौन सी व्यवस्था है जहां पर इतनी जद्दोजहद 4 साल
पूरा समय लगाने के बाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के बाद प्रयास करके 3 महाभ्रष्ट अधिकारियों को चुना गया और हम लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं कि जांच करके कार्रवाई करें। यहाँ कह रहे हैं साक्ष्य नहीं है। हम लोगों ने फिर कहा कि भाई साक्ष्य एकत्रित करना आपका काम है, पुलिस को आप सिर्फ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हैं। हमने बता दिया कि ये लोग 3 भ्रष्ट हैं, आप आगे जांच करिए उनकी। अच्छा, अगर आपको आरोप नहीं मिल रहे हैं तो फाइलें खंगालिए ना इनकी। वो नहीं किया। अंत में मजबूर होकर हम लोगों को साक्ष्य इकट्ठा करना पड़ा। ये बड़ी हास्यास्पद थी, लेकिन फिर भी करते क्या, साक्ष्य इकट्ठा करना पड़ा और 4 अधिकारियों ने उसमें दस्तखत किया, ला के दिया। उसके बाद भाई एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में 2 ऐसे लोग डाले गए जो निहायत निष्क्रिय थे, जिन्होंने कभी जांच के लिए बैठे भी नहीं। सिर्फ एक अधिकारी जो उसमें बड़े कर्मठ थे, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट अलग दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अंत में जैसा कि आप जानते हैं, उन 3 महाभ्रष्ट अधिकारियों में 2 को बाद में जो मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी, उनको उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बना दिया। आप ये सोच सकते हैं कि जिनको पूरा काडर बेईमान कह रहा है, उसको मुख्यमंत्री को सबसे अच्छे लगते हैं। विश्वास मानी उस दिन से ये बात हम लोगों को स्पष्ट हो गई कि देश और प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। ये राजनीतिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि इन्हें बेईमान ही हित कर देखते हैं, इन्हें बेईमान ही को ही गले लगाते हैं, इन्हें ईमानदार लोगों से बदबू आती है। क्यों? क्योंकि वो कानून के अनुसार कार्य करता है, इनकी मर्जी के अनुसार कार्य नहीं करता। राशिद जी, विश्वास मानिए, आज हमारे देश में कानून का राज संविधान में लिखा है, लेकिन ये सिर्फ व्यक्ति विशेष का राज है। मैंने 1992 में एक अधिकारी, जब ईमानदार अधिकारी को ट्रांसफर किया गया तो बहुत ईमानदार था, उसके ट्रांसफर का विरोध करते मैंने 10 पेज की चिट्ठी लिखी थी। उस समय भी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। मैंने यही लिखा था कि साहब ये कर क्या रहे हो, आप लोग सिर्फ ये चाहते हो कि सत्तारूढ़ पार्टी या मजबूत लोग या धनाढ्य लोगों के कहने पर काम चले, बाकी लोग भाड़ में जाए, जनता से कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार कार्य हो, कानून के अनुसार कार्य हो। ये चिट्ठी मैंने अपनी पुस्तक में 10 पेज की चिट्ठी लगा दी है और उसके अंश किताब के मुख्य अंशों में भी मिलेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से पाठकों से, कृपया देखें कि ये हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कहाँ चली गई है। 1992 में ये मैंने पत्र लिखा था कि साहब आप लोग मनमानी चाहते हैं, व्यक्ति विशेष की इच्छा सिर्फ चाहते हैं, कानून का राज आप नहीं चाहते। उसके बाद चुप्पी। अंत में यही मैं कहना चाहूंगा कि उस कैंपेन के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने उस पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि उन सारे अधिकारियों को प्रश्रय देते रहे, वो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर रहा। जिन लोगों ने इस कैंपेन में काम किया तो उनके विरुद्ध तमाम तरह की दंडात्मक कार्रवाइयां, जांचें चलती रही, उसकी चिंता नहीं हम लोगों को, क्योंकि जब जो गलत नहीं उसको डर नहीं है। लेकिन आपने सही ये कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री ने इन 3 महाभ्रष्ट अधिकारियों जो चुने गए थे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोगों का प्रयास था कि ये 3 महाभ्रष्ट चुनने का प्रक्रिया हमेशा चले, हर वर्ष चले, लेकिन ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई कि बाकी सभी अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाने लगा। वो लोग सब छोड़ दिया और आगे फिर 2 बार वोटिंग हुई, 1996 में, 1997 में। इसका विवरण मैंने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है। उसके बाद इसकी नौबत ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो। अभी दिल्ली में जो तमाशा देखने को मिल रहा है कि ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो वे कह के तो आए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आए थे, भ्रष्टाचार को सामाजिक जीवन से और राजनीति से खत्म करने का वायदा करके आए थे। उन्होंने कहा था कि वे कट्टर ईमानदार, पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उनके ऊपर भी कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये अलग बात है कि वो दावा करते हैं कि जांच एजेंसियों के पास उनके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं है भ्रष्टाचार में लिप्त होने के, लेकिन उनके दल के कई नेता जेल के अंदर हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके विरुद्ध की अभी जांच चल रही है। तो आपको लगता है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो खुद को एक कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री का दावा करते हैं, उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है?
या वो भी बाकी नेताओं की तरह ही हैं कि जब सत्ता में आ जाने के बाद भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहता है, कुर्सी और सत्ता में बने रहना ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है? पाशेन जी, इनकी कथनी करने में कोई सामंजस्य है ही नहीं। कहा इन्होंने कुछ, किया उन्होंने कुछ। आपको याद होगा ये लोकपाल बिल को के ऊपर ये आंदोलन कर रहे थे और सत्ता में आने के बाद लोकपाल भूल गए, लोकायुक्त भूल गए, भ्रष्टाचार कैसे रोका जाए उसको सब भूल गए। आज जो भी आरोप इनके ऊपर लगे हैं, इनके मंत्रियों पे लगे हैं, मंत्री इनके सारे वरिष्ठ जेल में हैं। ये 1 लाख कहते रहे कि ये सब आरोप झूठे हैं। वाशिन जी, इस देश में अभी भी न्यायिक व्यवस्था में इतना दम है कि अगर आप गलत नहीं है और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो गलत हो, तो आपको कोई भी जेल में नहीं रखेगा। आज जो मंत्री इनके जेल में हैं, उनके विरुद्ध लगे हुए आरोपों से संबंधित साक्ष्य न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं कई बार, और हर बार न्यायालयों ने ये पाया ये साक्ष्य पुष्ट हैं और इनको जमानत नहीं दी जा सकती। इसलिए इनका ये कहना कि एजेंसीज के कारण ये इनके मंत्री जेल में बिल्कुल असत्य है, निराधार है, बेबुनियाद है। जहाँ तक श्री केजरीवाल की बात है, मैं कई बार लिख चुका हूँ इसको। देखिए, जो घोटाला इसमें दिल्ली का एक्साइज घोटाला जो आज पब्लिक डोमेन में है, उसके जो भी तथ्य आज बाहर हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, उसके आधार पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें मुख्यमंत्री और नीचे सभी लोग शामिल हैं, केजरीवाल शामिल हैं। जो भी निर्णय कैबिनेट से होता है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। विश्वास मानिए वाशिंग मिश्रा जी, कोई भी मामला कैबिनेट में जा ही नहीं सकता जब तक कि मुख्यमंत्री उस पर सहमति न दे। प्रदेश की सरकारें मुख्यमंत्री ही चलाता है, उसकी सहमति के बिना कुछ नहीं होता। और खासकर इतने बड़े घोटाले और जो मामले कैबिनेट में जाते हैं वो सीधे उसकी सहमति के बाद जाते हैं, उसकी मुहर लगने के बाद ही वो क्रियान्वित होते हैं। इस दृष्टि से ये पूरी तरह से जिम्मेदार। और मुझे कोई संकोच नहीं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में जो भी तथ्य और बाहर आएंगे उसमें इन्हें भी शायद वही इनका भी हर्ष होगा जो बाकी के मंत्रियों का हुआ है। देखिए, कह देने से कि मैं ईमानदार हूँ कोई ईमानदार नहीं हो जाता है ना। उसके कर्म बोलने चाहिए, दिन प्रतिदिन के कर्म बोलने चाहिए, हर क्षण के कर्म बोलने चाहिए। झूठ और सच ही आपके कर्म को निर्धारित करते हैं। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए इनका जो ये एक्साइज घोटाला जिसकी चर्चा आपने की है, विश्वास मानिए इसका आगे आने वाले दिनों में इनको भी बुरा समय झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार।